बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका एसक्यूब एजुकेशनल ग्रुप पे। और अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं केमिस्ट्री का, और केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण पार्ट जिसका नाम है पदार्थों का वर्गीकरण, और उसमें पदार्थ की अवस्था पर बात कर चुके हैं। और उसी के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग समझ बना रहे थे पदार्थ की अवस्था परिवर्तन पर। तो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में हम लोग बात कर लिए हैं गलन पर, गलनांक पर, उसके बाद बात कर लिए हिमांक पर, और अब हम लोग बात करेंगे जनरली क्वथन पर और क्वथनांक पर। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ से सवाल बनते हैं। 2-3 सवाल यहाँ के बहुत फेमस है। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है जिसका नाम है क्वथन। अब क्वथन क्या है, तो क्वथन समझना एक प्रोसेस है। क्वथन क्या है? एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया पदार्थ की किस अवस्था से संबंधित है? तो यह प्रक्रिया पदार्थ के द्रव अवस्था से संबंधित है। जैसे मान लीजिए कोई बर्तन है, पात्र है, और पात्र में समझिए इस बात को, जैसे द्रव भरा हुआ है। अगर हम इसे गर्म करते हैं तो क्या करते हैं, इसे हम गर्म करते हैं मतलब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। तो टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद इसके कण दूर जाएंगे, उस फेज में दूर जाने के बाद जब इसमें गतिज ऊर्जा, टेम्परेचर किसके समानुपाती होती है? गतिज ऊर्जा के। तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो वो गतिज ऊर्जा से कभी कभी फाइनल स्टेज पर जब पहुंचती है इसकी गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा के कारण ये कण बहुत तेजी से गति करने लगते, उबलने लगते हैं। इसे ही हम लोग याद रखना है, इसे हम लोग बल या क्वथन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्वथन कहते हैं। और जिस ताप पर यह संभव होती है उस ताप को क्वथनांक कहते हैं। और यह संभव होती है लगभग 100 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पे संभव होती है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस तापमान को कहते हैं क्वथनांक। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, ये बातें समझ पा रहे हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब समझना है कि क्या क्वथनांक को भी कोई ऐसा कारक है जो प्रभावित करती हो? तो क्वथनांक को भी कुछ कारक प्रभावित करते हैं। जैसे अगर बात करें तो कारक का नाम है, जैसे हम बात की थी पीछे कि गलनांक को एवं हिमांक को अशुद्धि प्रभावित करती, उस प्रकार से क्वथनांक को भी याद रखना अशुद्धि प्रभावित करती। और अभी हम लोग देखेंगे क्वथनांक को अशुद्धि प्रभावित करती है, और याद रखना है दाब प्रभावित करती है। अब समझना है क्वथनांक को कौन प्रभावित करती है? अशुद्धि प्रभावित करती है और दाब प्रभावित करती है। अशुद्धि का क्या रोल है? तो अशुद्धि का याद रखना है क्वथनांक से सीधा रिलेशन होता है। अगर समझिए जैसे पीछे देखें तो अशुद्धि का गलनांक से या फिर हिमांक से उल्टा रिलेशन था, उल्टा समानुपाती का संबंध था। अगर यहाँ बात करें तो अशुद्धि का क्वथनांक से सीधा रिलेशन है। क्वथनांक से सीधा रिलेशन मतलब साफ साफ ये बातें हैं कि अगर आप अशुद्धि बढ़ाते हैं, मतलब किसी, जैसे नॉर्मली पानी है, और पानी में क्या मामला है ध्यान दीजिए। इसलिए अगर आप एनसीईआरटी को 12th कोई पढ़े होंगे, 12th का अगर साइंस बैकग्राउंड से कोई स्टूडेंट है तो उन्हें पता होगा एक टॉपिक हमें 12th में पढ़ना होता है जिसे कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। कि अगर किसी विलायक में अगर हम बाहर से कुछ पदार्थ मिलाते हैं, अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं, उसका क्वथनांक पहले से बढ़ जाता है, इसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। मतलब साफ साफ है कि अशुद्धि मिलाने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। चीजें ठीक है, इसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। और ये बातें याद रखना है, मतलब जल है और जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सी। अगर हम इसमें कुछ मिला दिए तो मिलाने के बाद यह 100 डिग्री सी पर नहीं, अब 120 130 पर उबलेगा। याद रखना, इसीलिए मम्मी जब खाना बनाती है तो खाना बनाते बड़ा प्रोसेस समझे। खाना बनाती है तो वह शुरू में बहुत तेज है, माता से बड़ी कोई नहीं दाता, बहुत तेज है। तो उन्हें पता होता है कि अगर चावल, पहले कई लोग विद्वान होते हैं, टेंशन नहीं लेना ज्यादा, ऐसा करो एक बार में ही चावल डाल दो, एक बार में मतलब पानी चावल वगैरह सारा मटेरियल डाल के, और फिर उसे ढक्कन से बंद करके गैस चालू करके छोड़ दो। नहीं, गड़बड़ा जाएगा मामला। क्या गड़बड़ाएगा? क्योंकि अशुद्धि मिलाने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, और क्वथनांक बढ़ जाएगा तो याद रखना है 150-200 डिग्री पर वो पानी मतलब खोलेगा जनरली। और याद रखना प्रॉपरली, बहुत टाइम लग जाएगा, चीजें गड़बड़ा जाएगी। अब इस बात को समझना है, पानी मतलब याद रखिए जो चावल भी तो उसके साथ, तो अशुद्धि मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाती है। इसलिए मम्मी क्या करती है, पहले पानी को उबाल लेती है, पानी को उबालने के बाद उसमें चावल डाल देती है, और चावल डाल देती है, फिर मामला सेट हो जाता है, क्योंकि पानी गर्म हो चुकी है, और पानी पूरा गर्म हो चुके मामला सेट है पूरा। ये बातें समझना है। आगे समझते हैं कि क्या दाब भी क्वथनांक को प्रभावित करती है? बिल्कुल, दाब क्वथनांक को प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करती है उस बात को समझिए। यहाँ से सवाल 2 इंपॉर्टेंट बड़े आते हैं एग्जाम में। पहला सवाल कि आखिर दाब का क्वथनांक से कौन सा रिलेशन है? तो दाब का क्वथनांक से याद रखना यहाँ भी सीधा रिलेशन है। क्वथनांक से कौन सा रिलेशन है? क्वथनांक
से सीधा रिलेशन है। सीधा रिलेशन का क्या मतलब हुआ? सीधा रिलेशन का साफ साफ मतलब है कि अगर याद रखिए दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा। अब दाब का पता कैसे करते हैं? तो दाब मापने वाली मशीन को बैरोमीटर कहते हैं। इस बात को लिख लीजिएगा, एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दाब मापने वाली मशीन को क्या कहते हैं? बैरोमीटर। बैरोमीटर। कुछ महत्वपूर्ण मशीन जहां से सवाल आते हैं, जैसे दाब मापने वाले मशीन को बैरोमीटर कहते हैं, आर्द्रता मापने वाले मशीन को हाइग्रोमीटर कहते हैं, जल के अंदर अब ध्वनि सुनने वाले मशीन को हाइड्रोफोन कहते हैं। इस बात को याद रखना है। अब ध्यान दीजिए, बैरोमीटर क्या है? तो बैरोमीटर दाब को मापने वाले मशीन को बैरोमीटर कहते हैं। बैरोमीटर में बड़ा खास बात है क्या है कि अगर मान लीजिए बैरोमीटर मशीन है, ठीक है, इसका पाठ्यांक जैसे कुछ चीज़ अगर पाठ्यांक एकाएक नीचे चला गया, एकाएक नीचे जाने का मतलब है कि आसपास के वायु के दाब को ही तो माप रहा है। एकाएक नीचे चला गया मतलब आसपास की वायु कम गई, आसपास की वायु कमेगी मतलब दूर से वायु बहुत तेजी से आएगा। अगर आपसे पूछे कि बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिर गया, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि बाहर से तूफान आया तूफान, बहुत तेजी से तूफान आने वाला है। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक ऊपर उठ गया, इसका मतलब हवा का मात्रा ठीक है। इस बात को याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछिए कि बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिर गया मतलब तूफान बहुत तेजी से आने वाला, इस बात को याद रखिएगा। हालांकि मैं दाब पढ़ाऊंगा जब फिजिक्स में, तो बैरोमीटर के बारे में पूरी बात जानकारी दूंगा। अब यहाँ समझना है कि दाब क्वथनांक से सीधा समानुपाती है। अब थोड़ा सा चलिए पहाड़ पे चलते हैं हम लोग। तो अगर पहाड़ पे चलते हैं तो बताइए, मैं क्या जानता हूँ, आप लोग जानते भी इस चीज को कि जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पे जाते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं वैसे वैसे वायु की मात्रा कमती जाती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी वायु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा के रखी है, और जैसे जैसे याद रखिए हम लोग ऊपर जाएंगे, हम जानते हैं F बराबर, जस्ट पढ़े हम लोग, F बराबर G m1 m2 बटा r²। इसका क्या मतलब है? बीच की दूरी बढ़ेगी तो बल का मान घटेगा। याद रखिए, यहाँ जो गैस है पृथ्वी से यहाँ के गैस के बीच की दूरी जितनी है, मान लीजिए 3 फीट है, तो यहाँ बीच की दूरी इतनी है, तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा। अगर यही गैस यहाँ चल जाए तो दूरी बढ़ी तो बल घटेगा, बल घटेगा मतलब पृथ्वी उतना पकड़ नहीं बना पाएगी, और ऊपर तो और बल, मतलब याद रखें जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो पृथ्वी बल नहीं लगा पाएगी तो गैस की मात्रा कमते जाएगी। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे गैस की मात्रा कमते जाएगी, वायु की मात्रा कमते जाएगी, और वायु की मात्रा कम तो वायु की दाब कम। इसका मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे दाब, दाब में कौन सा? वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब कम होगी। और मुझे बताइए, जब सीधा रिलेशन है तो यहाँ समझिए इस बात को कि मान लीजिए पहाड़ है और पहाड़ पर याद रखिए मैंने क्या बताया, वायुमंडलीय दाब कम है। अगर मान लीजिए वायुमंडलीय दाब क्या है? कम है, तो क्वथनांक का वायुमंडलीय दाब से सीधा रिलेशन है, वायुमंडलीय दाब से सीधा रिलेशन है। तो मान लीजिए यहाँ किसी का झुग्गी झोपड़ी है, घर है, और बताइए जैसे ऊपर गया मतलब मामला साफ है कि वायुमंडलीय दाब कम गया होगा। वायुमंडलीय दाब अगर कम गया तो मतलब क्वथनांक कम गया होगा, और क्वथनांक कम गया मतलब पानी कम ताप पे खोल गया होगा, और पानी कम ताप पे खोल गया तो पानी के पास उतनी ऊर्जा, उतनी उष्मा नहीं है। और यहाँ खाना बनने में, याद रखने बात को समझिए, यहाँ कई लोग याद कर लेते हैं अरे पानी कम ताप पे खोली तो जल्दी बन जाएगा। नहीं, क्वथनांक का मतलब होता है पानी खोल गई, तो पानी कम ताप पे खोल गई, और पानी जब कम ताप पे खोल गई, समझिए इस बात को, पानी कम ही, वायुमंडलीय दाब कम है, दाब कम है तो क्वथनांक कमेगी मतलब पानी जो 100 डिग्री पर पहले खोलती थी वह पानी कम ताप पे खोल जाएगी, मतलब 85 पे 80 पे खोल जाएगी। तो पानी के पास ऊर्जा जो 100 डिग्री पर आती थी उतनी ऊर्जा तो नहीं आई, तो वैसे फेज में याद रखना है खाना लेट से पकेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। आप सवाल देखेंगे, सवाल आपको मिला होगा कई बार, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आखिर क्या कारण है कि पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचे स्थान पे खाना लेट से पकता है, खाना देरी से पकती है, क्यों? क्योंकि याद रखना है ऊपरी क्षेत्र में वायुमंडलीय दाब कम जाती है, वायुमंडलीय दाब कम नहीं कारण क्वथनांक की मात्रा कम जाती है, क्वथनांक कमेगी तो पानी जल्दी खोल जाएगा, पानी जल्दी उबल जाएगा, जिसके पास ऊर्जा की कमी होगी, उष्मा की कमी होगी, और ऐसी परिस्थिति में याद रखना है वह देरी से पकेगा। क्योंकि जो चावल डालेंगे उसको तो ऊर्जा चाहिए प्रॉपरली सीखने के लिए, ऊर्जा तो उसके पास रही नहीं। ये बात हमारा कंप्लीट है। अब एक बात और हम लोग देखते हैं, प्रेशर कुकर पर गौर करते हैं। प्रेशर कुकर पर तो देख लीजिए, मान लीजिए प्रेशर कुकर है, इस बात को समझिए, सीटी है,
ये ढक्कन है, ये पकड़ने वाला है, हमने पकड़ भी लिया, ठीक है, मामला है। तो मान लीजिए कि इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर याद रखिए प्रेशर है, प्रेशर ज्यादा। अब प्रेशर ज्यादा तो याद रखना है क्वथनांक ज्यादा, और क्वथनांक ज्यादा तो जो याद रखना है, जो पानी 100 डिग्री सी पे खौलती थी वो पानी याद रखना है, प्रेशर ज्यादा तो वो पानी मतलब बहुत, यहाँ समय की भी मेंटेनेंस है कि समय बहुत जल्दी ऑक्यूपाई करके और वह उस क्वथनांक को मेंटेन कर देगी, और क्वथनांक का मान बढ़ भी जाएगा। क्वथनांक जो 100 डिग्री पर खौलती है उसका क्वथनांक बढ़ गया, क्वथनांक याद रखा 100 120 130 के आसपास हो गया क्वथनांक, और प्रेशर कुकर अंदर उसको मैनेज करके प्रेशर बढ़ा के और क्वथनांक को भी बढ़ा दी, और क्वथनांक को बढ़ा दी तो याद रखना है पानी के पास ऊर्जा ज्यादा हो गई, ऊर्जा ज्यादा हो गया तो जैसे ही चावल डालेंगे, प्रॉपर तो चावल डाल दिया जाता है साथ में ही, तो याद रखना उस चावल को बहुत जल्दी सिझा देगी। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है, क्यों? क्योंकि प्रेशर का क्वथनांक से सीधा रिलेशन होता है, और प्रेशर कुकर में प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर कुकर वैसा कुकर जिसमें प्रेशर ज्यादा हो तो प्रेशर ज्यादा है, वैसी स्थिति में क्वथनांक बढ़ जाता है, और क्वथनांक बढ़ेगा तो चावल जल्दी सीख जाएगा। बातें कंप्लीट है, क्लियर है बातें, ये बातें आप समझ पा रहे हैं, चीजें ठीक है। अब हम यहीं से अप्लाई करेंगे, ये बात हमारा एक पोर्शन क्वथनांक क्वथन कंप्लीट हो गया। अब हम एक बात यहाँ से रियलाइज करेंगे, टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है उधर्वपातन। जिसे कहते हैं सब्लिमेशन। उधर्वपातन क्या है तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। मामला क्या है सब्लिमेशन में, कि मान लीजिए कोई ठोस है, और ठोस द्रव में बिना बदले और डायरेक्ट किसी में बदल गया, गैस में बदल गया, तो याद रखना इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सब्लिमेशन। जब कोई ठोस सीधे गैस में बदल जाए इसे सब्लिमेशन कहते हैं। और याद रखना ऐसे कौन कौन से पदार्थ इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसका नाम है कपूर, कैम्फोर, कपूर जो पूजा करते हैं। इसके बाद अगर देखें तो शुष्क बर्फ, कई बार एग्जाम पूछा जाता है शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ याद रखना इसका सूत्र होता है शुष्क बर्फ, पढ़ाऊंगा क्या होता है आगे, अभी तो फर्स्ट लेसन है, ये बेसिक पार्ट है, ये यहाँ से सवाल बनेंगे। शुष्क बर्फ जिसे कहते हैं ड्राई आइस, और इसका सूत्र होता है CO2। इसके बाद याद रखें तो आयोडीन, रट जाइए बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद याद रखें तो नौसादर, जिसे कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। इसके बाद अगर देखें तो इसके बाद देख लीजिए एंथ्रासाइन, देखिए कपूर, शुष्क बर्फ, आयोडीन, नौसादर, उसके बाद एंथ्रासाइन, उसके बाद नेप्थैलीन, नेप्थलीन की गोली बाथरूम वगैरह में व्हाइट कलर का जो गोली यूज करते हैं। तो ये जितने भी सब्सटेंस इसको आप गर्म करते हैं, तो कपूर को लीजिए गर्म कीजिए तो डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा, ये उधर्वपातन है। शुष्क बर्फ ये गैस है ही प्रॉपर, शुष्क बर्फ मतलब है तो ठोस है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे आप गर्म कीजिएगा डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा। आयोडीन का वही हाल है, नौसादर का वही हाल, एंथ्रासाइन का वही हाल, और नेप्थलीन का वही हाल। एक मिनट, उधर्वपातन। अब चीजें समझना, ये बात हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, उधर्वपातन के उल्टा क्या कहते हैं, रिवर्स सब्लिमेशन, और उसे ही याद रखना निक्षेपण कहा जाता है, डिपोजिशन। तो उस बात को ध्यान रखना है, मैं पिछले क्लास में डिस्कस कर चुका हूं यहाँ पे। टाइम कितना है इसमें, अब ध्यान देना है आगे। उधर्वपातन हो गया, और इसके बाद अगर बात करें एक टॉपिक जिसे कहते हैं वाष्पीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण जिसे कहते हैं वेपोराइजेशन।
रोक दीजिए निकी, रोक। तो वाष्पीकरण में हमें पढ़ना है, आप ध्यान दीजिए। वाष्पीकरण, तो वाष्पीकरण में क्या है, तो वाष्पीकरण में एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में क्या होती है, इस प्रक्रिया में अगर देखा जाए तो जितने भी द्रव हैं, द्रव को अगर हम प्रॉपरली गर्म करते हैं तो गर्म करने पर याद रखना मैंने क्या क्या, एक क्वथनांक, क्वथनांक जिस ताप पर कोई द्रव खोलना शुरू कर देता है उसे क्वथनांक कहते हैं। और क्वथनांक के बाद याद रखना है वो अपना अवस्था परिवर्तन करने लगता है, जिसे कहते हैं वाष्पीकरण। तो द्रव, जो द्रव है जिस ताप पर क्या होती है, वाष्प में बदलना शुरू कर देते हैं उसे क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। और ये कोई निश्चित ताप पर नहीं होता, कई मतलब सभी तापों पर संभव है वाष्पीकरण। अब इसे अगर हम समझने का प्रोसेस करें तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जहाँ इसमें ध्यान देना है, जहाँ से सवाल प्रॉपरली बनते हैं। और वाष्पीकरण को अगर देखने का प्रयास कीजिएगा तो आप इसे ऐसे देख सकते हैं। देखिए वाष्पीकरण का नॉर्मल सा एक फॉर्मूला बताता हूँ। देखिए टॉपिक तो लंबा है, लगभग 15-20 मिनट का टॉपिक है, लेकिन मैं इसे 5 मिनट में कंप्लीट करूंगा। ऐसे एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को याद रखें। जैसे इवेपोरेशन है तो ई वेपोरेशन है, तो याद रखिए, या ई वेपोराइजेशन है तो ई भी समानुपाती WAT/IFH। अगर ये फॉर्मूला याद रखते हैं तो सारा वाष्पीकरण से संबंधित सवाल सॉल्व हो जाएंगे। फिर से देखिए क्या फॉर्मूला है, एक मिनट, फॉर्मूला है ई भी सीधा समानुपाती WAT/IFH, WAT/IFH। ठीक है, अब इसको समझते हैं। मैं W बराबर लिखता हूँ, W बराबर क्या है, तो W का मतलब है, याद रखना, W का मतलब है वायु, वाइंड। और वायु का मतलब वायु की गति से है, चाल से। ए मतलब याद रखना है एरिया, और कैसी एरिया, सरफेस एरिया। टी का मतलब है टेम्परेचर, IF, IF गौर कीजिए ठीक से, वायु की गति, सरफेस एरिया, उसके बाद बात करें टेम्परेचर। अच्छा, IF का मतलब है इंट्रामोलिकुलर फोर्स, अंतराण्विक बल। और H का मतलब है ह्यूमिडिटी। फिर से समझिए मेरे साथ, दोहराइए। वायु की गति, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, मतलब वाष्पीकरण का वायु की गति, एरिया और ताप से, वाट से वायु की गति, एरिया और ताप से सीधा संबंध है। और याद रखना है इंट्रामोलिकुलर फोर्स एंड ह्यूमिडिटी से क्या रिलेशन, उल्टा रिलेशन है। अगर इस बात को समझ गए तो वाष्पीकरण से आने वाले सारे सवाल आप सॉल्व कर चुके हैं, बस 2 मिनट में टॉपिक खत्म। अब इसको अप्लाई करके बताता हूँ, चीजें समझिए यहाँ। मतलब सबसे पहले क्या था, वायु की गति। आप गौर कीजिए, कपड़ा को धो लीजिए। अब मतलब बचपन में मैंने किया हूँ कई बार, आप लोग भी कर सकते हैं। कपड़ा धो लीजिए, कपड़ा नहीं सूख रहा है तो आप क्या कीजिए, साइकिल लीजिए, साइकिल और साइकिल में टांग लीजिए कपड़ा को, और जितना तेजी में आप चले जाइए, या आपके बाइक, आपके पास बाइक है, बाइक चलाइए, एक दोस्त को बोलिए बाइक चलाओ, और पीछे उस शर्ट को लेके बैठ जाइए। हवा की गति, गाड़ी की स्पीड जितना ज़्यादा तेज होगी, हवा का स्पीड याद रखना है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एकदम स्पीड में चलाइए गाड़ी, स्पीड जितना ज़्यादा, तो याद रखना है हवा के कण आपके शर्ट के जो मोलेकल हैं उसके कण से टकराएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ समझना है मामला क्या होता है, सब में एक ही बात है कि जो भी इसमें है, जो भी पदार्थ है, याद रखना वाष्पीकरण किसके साथ होता है, द्रव के साथ। तो मान लीजिए द्रव है, तो समय समय पर याद रखने की बात बड़ा इंपॉर्टेंट, समय समय पर कि अगर पूछेगा कि जितने भी द्रव के कण है क्या सभी की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो नहीं, याद रखना है सभी के काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होते हैं, कुछ के काइनेटिक, सभी के काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होते हैं। अलग अलग का क्या मतलब है, किसी के काइनेटिक एनर्जी या तो ज्यादा होगा या किसी के काइनेटिक एनर्जी या तो कम होगा। इसी बात को ध्यान देना है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी अधिक है, ठीक है। हवा देखिए वायु की गति, आई, आप गाड़ी से जा रहे हैं एकदम पूरा आराम से जा रहे हैं, और आई उधर से हवा आपके शर्ट से टकराई तो जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, काइनेटिक एनर्जी उसकी और बढ़ गई,
और बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से मैं बताऊं पीछे काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, अभी जस्ट बताया था अवस्था परिवर्तन में। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो याद रखना है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कण तेजी से गति करेगा, कण तेजी से गति करेगा तो एक समय दूर चला जाएगा जहां आकर्षण बल का मान घट जाएगा और वह अवस्था परिवर्तन कर लेगा। और द्रव जब अवस्था परिवर्तन करती तो बदल जाती है गैस में, मतलब जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी वो वाष्प में बदल चुकी है। यानी मैं क्या बता रहा हूं कि अगर हवा की गति ज्यादा हो तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। देखिए सीधा रिलेशन है, यही बात समय होता है। काइनेटिक एनर्जी समान होते हैं, अलग अलग होते हैं। कभी काइनेटिक एनर्जी किसी का ज्यादा किसी कण का कम, तो जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वो वाष्प में बदल गई, और जैसे ही वाष्प में बदल गई तो अगर ऐसा होता है वाष्प में जैसे ही बदली, समझिए इस बात को, ये वाष्प में बदली, एक मिनट, वाष्प में सारा कुछ बदल गया, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कम, तो जो वाष्प में बदली है ये प्रोसेस जो गर्म था, गर्म तो किसी में वाष्प में बदल चुका है, बचा क्या, तो बचा क्या, कम काइनेटिक एनर्जी वाला। कम काइनेटिक एनर्जी वाला जनरली ठंडा होता है, इसलिए याद रखिए वाष्पीकरण से हमें क्या अनुभव होता है, ठंडक का अनुभव होता है। चीजें ठीक है, ये बातें समझ में, फिर से समझिए एरिया। अब सरफेस एरिया के पर रिलेट करते हैं बात। आप जब बचपन में जब मैं स्कूल के लिए रेडी होता था और उसके बाद मम्मी जब खाना देती थी प्रॉपरली, अगर खाना देखिए ठीक से तो एक कभी कभी समझना है, जैसे खाना देते थे तो मतलब एक कटोरी होता है गाँव में, कटोरी जिसे, और कटोरी का बड़ा रूप जिसे कटोरा कहते हैं। तो याद रखिए कटोरा होता है, अगर उसमें आप खिचड़ी या फिर कुछ भी चावल रख देते हैं, चावल दाल रख देते हैं, तो मम्मी उसको, मतलब जनरली हम लोग जब ले लेते थे उसमें, तो मम्मी लेके और एक थाली लेती थी, बड़ा सा थाली उसमें, और उसमें उसी चावल दाल को डाल के उसे फैला देती थी। हम सोचते थे एक तो टाइम नहीं है, उसके बाद उसको बार बार दूसरे दूसरे पात्र में, पात्र नहीं अंतर हो रहा है, पात्र इधर उधर जा रहा है। तो फिर समझ में आया धीरे धीरे कि नहीं, ये ऐसा इसलिए करती है कि जितना दूर पे फैलाव होगा, जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा, फैलाव जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी, उतना ज्यादा, समझिए इस बात को। वहां भी सेम चीज है, वायु की गति प्रभावित करती है, साथ में वायु की गति प्रभावित करती है, साथ में याद रखना है कि जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, वाष्पीकरण, मतलब याद रखिए, फिर से बताता हूँ चीजें। जैसे मान लीजिए थाली है, थाली है, इसमें देखिए जितने भी पार्टिकल है, जितने भी पार्टिकल है, जितने भी पार्टिकल है, जितने भी पार्टिकल है, जितने पार्टिकल है, किसी का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो किसी की काइनेटिक एनर्जी कम। अब जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो वायु की प्रभाव के कारण, सरफेस एरिया ज्यादा है तो वायु के प्रभाव के कारण, याद रखना वायु के प्रभाव के कारण इसके कई एक साथ कई कारक प्रभावित कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जिसकी ज्यादा है वो क्या करेगी, वाष्प में बदल जाएगी, और वो मोलेकुलर वाष्प में बदल जाएगी, तो बाकी जो बचेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम है, और काइनेटिक एनर्जी कम है तो क्या वो ठंडक का अनुभव करवाएगी, और खाना ठंडा हो जाएगी तो हम लोग खा लेंगे, खा के स्कूल चले जाएंगे, तो मामला ही स्कूल चले हम। तो ये बात समझ पे आ रहे हैं। अब आगे देखिए टेम्परेचर, इस बात को समझिए, टेम्परेचर कैसे प्रभावित करती है, रोक दीजिए तो एक मिनट। अब देखिए टेम्परेचर कैसे प्रभावित करती है, तो टेम्परेचर कैसे प्रभावित करेगी, तो ध्यान दीजिए मैंने क्या बताया, नॉर्मल सी बात है, एक ही एग्जाम्पल में हम लोग सारा टॉपिक को समझेंगे। तो टेम्परेचर कैसे प्रभावित करती है, तो इस बात को देखिए, बर्तन है, पार्टिकल है, हम लोग क्या किए, टेम्परेचर दिए, टेम्परेचर जैसे ही देते तो याद रखना है टेम्परेचर देंगे तो जिसकी काइनेटिक एनर्जी पहले से ज्यादा है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी पहले से ज्यादा, और जिसकी काइनेटिक एनर्जी पहले से क्या होगी, कम होगी। तो जिसकी काइनेटिक एनर्जी पहले से ज्यादा है वो क्या करेगी, तो वो करेगी डीजी, वो क्या करेगी, समझिए इस बात को, तो काइनेटिक एनर्जी जिसकी पहले से ज्यादा है वो बदल जाएगी वाष्प में, तो बच कौन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम वाली, फिर महसूस क्या होगा, ठंडक। तो याद रखना एक बात इंपॉर्टेंट बात ये है, बात इंपॉर्टेंट ये है कि टेम्परेचर देने से, याद रखना टेम्परेचर देने से वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। तो देखिए वेट, अच्छा IFH, तो IF का क्या मतलब, इंट्रामोलिकुलर फोर्स। अब इंट्रामोलिकुलर फोर्स से समझिए कि मान लीजिए कि मोलेकल है ये, इसके अंदर कण है, ठीक है, अगर समझिए इस बात को, कण है, इसके बीच अगर गैप कम है, मतलब इंट्रामोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, तो फोर्स ज्यादा है तो दोनों कणों के बीच लगाव ज्यादा है, लगाव ज्यादा है तो इसको अवस्था परिवर्तन करने के लिए वाष्पीकरण होना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए द्रव है प्रॉपरली वाष्पीकरण तो द्रव में होता है, मान लीजिए द्रव है और इसको जब तक दूर नहीं कीजिएगा, इंट्रामोलिकुलर फोर्स अगर कमजोर होगा तभी तो दूर होगा तभी तो ये वाष्प में बदलेगा। इंट्रामोलिकुलर फोर्स अगर मान लीजिए हेवी है तो वाष्प में बदलने की संभावना कम होगी, तो इस बात को याद रखना है। आगे देखें अगर क्या है तो ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, इसको समझने की आवश्यकता है, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, इसको मैं बगल में समझाता हूं।
आर्द्रता ह्यूमिडिटी। इसमें क्या मामला है आर्द्रता में, जैसे ध्यान दीजिए ए है पूरा, ठीक है, समझिए ये मामला है। अब इसे समझने का प्रयास कीजिए अगर, तो इसके पास देखिए ये वायुमंडल है और वायुमंडल में याद रखिए H2O की मात्रा है, इसमें H2O है। H2O जितना परसेंट होगा, मान लीजिए कि इसमें H2O है 50%, तो इसके पास एक और क्षमता होती है। क्षमता क्या होती है, ये जल को अवशोषित करते हैं, कहीं ना कहीं से जल को अवशोषित करने का कोशिश करती है। तो 50% है तो 50% लेने का प्रयास करेगी। लेकिन समझिए याद रखिए, तो ये आर्द्रता क्या है, कम है। अगर मान लीजिए ये हो जाए 100%, नॉर्मली आर्द्रता किसे कहते हैं, तो वायुमंडल में उपस्थित जल की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जल की मात्रा को क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जल की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। तो आर्द्रता अगर मान लीजिए 100%, इसका मतलब है साफ साफ कि इस वायुमंडल में 100% H2O है, और 100% H2O आर्द्रता मापने वाले मशीन को कहते हैं हाइग्रोमीटर। एग्जाम में सवाल पूछा जाता है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, ठीक है। तो 100% अब समझते हैं इस बात को, तो क्या करेगी, 50% थी तो जल को खींच लेगी, लेकिन जब 100% हो गया तो अब जल को नहीं खींच पाएगी। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आर्द्रता अगर ज्यादा है तो जल को नहीं खींचेगी, तो वाष्पीकरण कम होगी। तो वही बात मैं बता रहा हूं कि अगर आर्द्रता ज्यादा है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया स्लो होगी, कम होगी। तो ये मामला इंपॉर्टेंट है। अब वाष्पीकरण के हमारे डेली लाइफ में कुछ प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे वाष्पीकरण से संबंधित घटना, वाष्पीकरण के प्रभाव, और वाष्पीकरण के दो प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट प्रभाव है ठंडक का अनुभव होना, ठंडक का अनुभव होना, और एक है जिसे कहते हैं, ध्यान देना, एक ठंडक का अनुभव होना और एक है जिसे कहते हैं वर्षा का होना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझिए, जैसे आप जानते हैं दक्षिण अमेरिका में जो ब्राजील वाला क्षेत्र है, पूरा अमेजन का जंगल जिसे कहते हैं, वहाँ पेड़ बहुत ज्यादा है। इसे विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि पेड़ पौधे ज्यादा होने के कारण ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में सप्लाई होती है, तो इसे विश्व का फेफड़ा भी कहते हैं, विश्व का हृदय भी कहते हैं। तो याद रखना वो मामला ठीक है। अब पेड़ पौधा बहुत ज्यादा है, अब पेड़ पौधा ज्यादा होने से क्या होगा, समझिए इस बात को, इसमें जो उपस्थित जल है वो जल का क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, और जल का वाष्पीकरण होगा तो याद रखना है, और वाष्पीकरण किस मशीन से मापा जाता है, याद रखना ऑक्सीनोमीटर से, ठीक है। तो वाष्पीकरण है। अब ध्यान देना इस बात को, अब ये जो जल ऊपर उड़ के जाएगी, अब जल ऊपर उड़ के जाएगी और इसी का जब संघनन होगा, संघनन अभी नहीं पढ़ाऊंगा, अब पढ़ाऊंगा इसके बाद, तो जो पेड़ पौधे में जो जल उपस्थित है वही जल में याद रखना है कि सूर्य के प्रकाश से जो जल है, तो सूर्य का प्रकाश जब पड़ेगा तो जल में गतिज ऊर्जा, जल में गतिज ऊर्जा, तो उसका टेम्परेचर मेंटेन होगा 100 डिग्री के आसपास, और 100 डिग्री से टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो याद रखना वाष्प में बदल जाएगी, वाष्प में बदल के ऊपर जाएगी। और हम जानते हैं पृथ्वी के जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कमती है, टेम्परेचर घटती है और घटेगी, फिर वह गैस जो है वाष्प फिर द्रव में बदलेगी, फिर पृथ्वी पर आएगी। मतलब वाष्पीकरण से क्या होती है, वर्षा। अब इस टॉपिक को जब हम लोग संघनन पढ़ेंगे तो एक बार इस टॉपिक को रिलेट करके पढ़ेंगे, बहुत आराम से चीजों को देखिए। इसके बाद क्या है, ठंडक का अनुभव होना, यहाँ से सवाल बनने के पूरे चांस है, तो हम लोग यहाँ से टॉपिक को समझते हैं। मामला क्या है देखिए, एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आप कुत्ता को देखें, कुत्ता का जीभ हमेशा जगह, जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो कुत्ता अपना जीभ बाहर करके हाँफते रहता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि याद रखना है कुत्ता, मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, जब कुत्ता अपना जीभ निकालता है बाहर, तो जब कुत्ता अपना जीभ निकालता है ऐसे, तो पहला तो अपना सरफेस एरिया ज्यादा कर लेता है, जीभ का सरफेस एरिया ज्यादा, मैं बता चुका हूं। अगर आप पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाएगी, और वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज होगी तो कुत्ता के जीभ में जितना, देखिए ध्यान दीजिए, जितना गर्मी है वो गर्मी कहाँ के रखा है, हम लोग अपना गर्मी कैसे निकालते हैं, पसीना से, लेकिन कुत्ता अपना कुत्ते को वगैरह को पसीना बहुत कम, जानवर को पसीना नहीं आता है, इस मान को मतलब बहुत कम के मात्रा में आती है पसीना, बहुत कम, नगण्य। तो कुत्ता का मामला है। अब कुत्ता क्या किया, जीभ निकाल के रखी हुई ऐसे, जीभ जैसे निकाला था अपना, याद रखना है हाँफ रहा है ऐसे, तो अपना जीभ जो निकाला उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल से उसका
काइनेटिक एनर्जी वही बात है, इसमें होगा कोई ऐसा होगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम और किसी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो याद रखना किसी में बदलेगा, वाष्प में। जिसकी काइनेटिक एनर्जी, उसका काइनेटिक एनर्जी कम, उससे ठंडक अनुभव होगा। तो यही मामला है कि वाष्प में बदल जाएगी। और फिर याद रखिए अगर काइनेटिक एनर्जी कम है तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा ऊर्जा का, उष्मा का रूपांतरण, उष्मा का प्रवाह हाई से लो की ओर होता है शरीर में। जहाँ जहाँ गर्मी है वहां से फिर जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम थी वो ऊर्जा लेगी, और ऊर्जा लेगी अपना काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगी। फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल के प्रभाव के कारण फिर वो काइनेटिक एनर्जी वाष्प में बदल जाएगी और कुत्ता को ठंडक मिलेगा। तो वाष्पीकरण, कुत्ता जीभ निकाल के वाष्पीकरण करता है जिससे उसको ठंडक मिलती है। बातें कंप्लीट। एक बात है, इसको मैं लिख देता हूं ऐसे, कुत्ता का जीभ बाहर, अब समझिएगा इस बात को, बाहर होके हाँफना, कुत्ता अपने जीभ को बाहर करके जो हाँफती है, हाँफता है, सॉरी कुत्ता हाँफता है। इससे आगे अगर समझिए तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग कभी कभी जनरली जो नेल पॉलिश है उसको हाथ पे रखते हैं, ठीक है, ईथर को हाथ पे रखते हैं, स्पिरिट को हाथ पे रखते हैं, तो हमें ठंडा का अनुभव होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि समझिए इस बात को, क्योंकि जो हमारा हाथ है प्रॉपरली हाथ, और उस पर याद रखें हमने क्या किया, स्पिरिट रखा। तो स्पिरिट क्या करती है, स्पिरिट में भी खास बातें हैं, वो अपना टेम्परेचर बढ़ाने का प्रयास करते हैं। टेम्परेचर कैसे बढ़ाएगी? तुम्हारी बॉडी से टेम्परेचर को खींच के, जब टेम्परेचर आसपास के जो क्षेत्र है वहां से टेम्परेचर खींचेगी। क्योंकि याद रखना जितने स्पिरिट वगैरह हैं, जितने भी नेल पॉलिश है, उसके काइनेटिक एनर्जी कम होता है, तो उसके कारण क्या करते हैं, हमारी बॉडी से टेम्परेचर को खींचती है, बॉडी से टेम्परेचर को खींच के, और क्या करती है वो, गौर कीजिए इस बात को, समझिए क्या करती है वो, वाष्प में बदल जाते हैं। तो वहाँ क्या होता है, हमारे बॉडी में जो यहाँ जो जल उपस्थित है उसकी वाष्पीकरण, उसमें भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है और उससे हमें ठंडक महसूस होता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट है तीनों, याद रखना है, लिखना है तीनों बात को। इसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम घड़ा देखते हैं, मटका, ऐसे लिख लीजिए, नेल पॉलिश स्पिरिट से हाथों को ठंडक मिलना। इसके बाद देख लीजिए जो मटका होता है घड़ा, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे कहते हैं पोरस। और याद रखना यही पोरस से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जिसकी ज्यादा है वो निकल के, चूंकि ध्यान देना है, यहाँ क्या होती है, जो वातावरण उसको और एनर्जी प्रोवाइड करते, काइनेटिक एनर्जी इतना हो जाता है जिससे वाष्प में बदल जाए, और वाष्प बन के इस छिद्र से निकलते रहती है। इसीलिए गर्मी के दिन में हम लोग इसे कहते हैं ठेठी भाषा में जोगारू एसी, ठीक है। और जोगारू प्रॉपर याद रखना है, फ्रिज कहते हैं, जोगारू फ्रिज। और हम लोग क्या करते हैं, इसमें पानी रख के खूब पीते हैं, ठंडा हो जाता है। क्यों? वाष्पीकरण के कारण। ये बात याद रखना है। अगर पूछे आपसे डिजर्ट कूलर किस वर्क मतलब किस प्रोसेस पे काम करता है, तो वाष्पीकरण पे, डिजर्ट कूलर। तो ये बात याद रखना, जहां भी आपको ठंडक अनुभव हो, किसी कारण होता है वाष्पीकरण के कारण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था आपका वाष्पीकरण। ये पोर्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग जनरली अगला क्लास में देखेंगे संघनन एवं कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग रिलेट करेंगे। उसके बाद हम लोग का ये पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग नए लेसन में इन करेंगे। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत। कितने मिनट का हुआ?